तो बेसिकली हम लोगों को अभी जो हमारी नेक्स्ट मैकेनिज्म पढ़नी है दैट इज़ E1 CB मैकेनिज्म। हम लोगों ने E1 पढ़ लिया, E2 पढ़ लिया है ना। अभी बीटा एलिमिनेशन के अंतर्गत ही हम लोग कौन से मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, E1 CB मैकेनिज्म। तो E1 CB मैकेनिज्म के बारे में एक पॉइंट याद रखना कि ये बेसिकली आप लोगों का बीटा एलिमिनेशन का ही एक टाइप है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से बताया जा रहा है, कुछ नया एलिमिनेशन तुम लोगों की लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ये बीटा एलिमिनेशन का ही एक टाइप है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर रिएक्शन के दौरान जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है ना, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों का कार्ब अनायन होता है। ठीक है, यहाँ पे जिस रिएक्शन इंटरमीडिएट की हम लोग बात करते हैं वो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन होता है, हम लोगों का कार्ब अनायन। अभी तक तुमने जितनी भी मैकेनिज्म पढ़ी SN1, SN2, SNI, E1, E2, कहीं पे भी कार्ब अनायन नहीं बन रहा था। इवन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में कार्ब अनायन का रिएक्शन इंटरमीडिएट बनना इज़ अ वेरी रेयर थिंग। वो बहुत ही चुनिंदा रिएक्शंस में बनता है। ऐसा कार्बोकैटायन के जैसा थोक के भाव नहीं है कि आपको हर आने वाली एक दो रिएक्शंस में आपको अपना चेहरा दिखाते हुए जाएगा, ऐसा नहीं है। इट इज़ वेरी रेयर, इसका फॉर्मेशन बहुत ही क्या होता है, रेयर होता है। अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है तो एक पॉइंट तुमको याद रखना है कि जिस तरीके से हम लोग कार्बोकैटायंस का रीअरेंजमेंट करवाते थे, कार्ब अनायंस का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर किसी की तमन्ना थी कि अरे यार हमारा रीअरेंजमेंट छूट जाएगा तो क्या कर सकते हैं, या उनको समझना पड़ेगा। बट यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। कार्ब अनायन कैसे बनेगा वो मैं डिस्कस करूंगी, बट कार्ब अनायन बनता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। अच्छा, तीसरी चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ये हमारी दुनिया है, इस दुनिया में ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आप ये कह सकते हो बड़े गर्व के साथ कि मैडम देखिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आप लोगों की E1 CB मैकेनिज्म फॉलो होगी। तो एक जब तुम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, वहाँ पर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे साइनोहाइड्रिन। ठीक है, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि साइनोहाइड्रिन वाली रिएक्शन। तो उस पर्टिकुलर साइनोहाइड्रिन वाली रिएक्शन आपकी E1 CB मैकेनिज्म को फॉलो करती है। साइनोहाइड्रिन का मतलब आपके पास, आप कुछ इस तरीके से समझिए कि आपके पास एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है, उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH है और दूसरा उसके पास साइनाइड है। ठीक है, एक OH है और दूसरा कौन सा है आपका, साइनाइड है। सो उनका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज बेसिकली नोन एज साइनोहाइड्रिन। एक अल्फा पोजिशन पे होगा और एक बीटा पोजिशन पर होगा। ठीक है, आपके साइनाइड को मैं अल्फा पोजीशन पे लेती हूँ और OH को मैं कौन से पोजीशन पे लेती हूँ, बीटा। तो जहाँ भी आप साइनोहाइड्रिन आगे की दुनिया में पढ़ेंगे फ्यूचर में, ठीक है, उस पर्टिकुलर साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, E1 CB मैकेनिज्म फॉलो करती है। दूसरा जो तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो ये बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन, जो आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। ये बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन भी क्या करती है, आप लोगों के E1 CB मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो ये भी किसको फॉलो कर रही है, E1 CB को फॉलो कर रही है ना। तो ये कुछ फेमस रिएक्शंस हैं जो किसको फॉलो करती हैं, E1 CB को। इवन एक रिएक्शन और है जिसमें हम लोग बेंजाइन को फॉर्म करते हैं। अब देखो बेंजाइन के बारे में मैंने तुमसे कहा था कि मेंस में बेंजाइन उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि कार्बोकैटायन, कार्ब अनायन, फ्री रेडिकल्स, इनके अलावा आपके पास तीन और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कार्बीन। ठीक है, कार्बीन कहाँ पे बनता है, इसी पर्टिकुलर चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। जब हम लोग अल्फा एलिमिनेशन की बात करते हैं तब वहाँ पे कार्बीन बनता है। ठीक है, लगे तो मैं कार्बीन को पढ़ाऊंगी भी क्योंकि वो काफ़ी हद तक बेंजाइन के कंपेयर में इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल आते हैं। बट जो बाकी के दो रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं
बेंजाइन और नाइट्रीन्स, ये आपके उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो जब भी आप क्या करते हो किसी रिएक्शन, हम पढ़ेंगे इसकी में क्या प्रिपरेशन पढ़ेंगे, जब भी आप रिएक्शन में आपका बेंजाइन फॉर्म होता है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन भी आप लोगों की कौन से मैकेनिज्म से जाती है, E1CB मैकेनिज्म से जाती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में आपके पास जो सबस्ट्रेट है, मान लेते हैं आप लोगों का सबस्ट्रेट है बीटा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द हेलो? हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और यहाँ पे बात हो रही है कार्बोनिल कंपाउंड की, यानी कि बात हो रही है या तो अल्डिहाइड्स की या फिर बात हो रही होगी बोलो किसकी, कीटोन्स की। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के रिस्पेक्ट में जो बीटा पोजीशन है, उस पर्टिकुलर बीटा पोजीशन पे अगर तुम्हें हेलोजन लगा हुआ दिखता है तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को भी हम कहते हैं कि E1CB रिएक्शन से जा रही है। तो बेसिक ये कुछ पहचान वाली बातें हैं E1CB रिएक्शन की, कि अगर आप फ्यूचर में कभी इन लोगों को देखो तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि E1CB रिएक्शन गई, ठीक है। ये पर्टिकुलर E1CB रिएक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू गए। हम लोग जब भी किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करते हैं तो हम लोग उस मैकेनिज्म के रेट, उसकी मॉलिक्यूलरिटी, उसकी काइनेटिक्स, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इस रिएक्शन का जो रेट है, ये इसका रेट एग्जैक्टली E2 मैकेनिज्म के जैसा है, इसका रेट एग्जैक्टली SN2 मैकेनिज्म के जैसा है। यानी कि इसका जो रेट है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है, रेज टू द पावर 1, एज वेल एज बेस की कंसंट्रेशन क्या है, वो इस पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन की जो मोलिकुलैरिटी होती है ना, वो मोलिकुलैरिटी कितनी होती है, 1। सो देयरफॉर दीज रिएक्शंस आर टर्म्ड एज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब कुछ लोगों को सुन के शौक लगेगा कि जब आपने SN2 पढ़ाया था तब आपने कहा था कि रेट फलाना होता है, आपने E2 कहा था तो E2 में भी रेट आपने लगभग ऐसा ही लिखवाया था, E1CB में मैडम रेट ऐसा ही है। तो यहाँ पर आप हमें एक बात बताइए, मोलिकुलैरिटी 1 क्यों है? फिर मोलिकुलैरिटी तो इसकी 2 होनी चाहिए, वो तो बेस पे भी डिपेंड करना चाहिए। तो जब हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे ना तब इस बारे में बातचीत करेंगे कि क्यों इसकी मोलिकुलैरिटी 1 है, ठीक है। बट रेट इसकी ये है। अच्छा चलो ठीक है भाई, अब आते हैं मैकेनिज्म वाले पार्ट में। लेकिन मैकेनिज्म वाले पार्ट में जाने से पहले लेट्स हैव अ स्मॉल डिस्कशन कि आखिर E1CB मैकेनिज्म, या फिर मैं कहूँ एक दूसरे मैकेनिज्म को जन्म लेने की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट वाज द नीड? E1 E2 क्या सफिशिएंट नहीं थी क्या, जो E1CB के मैकेनिज्म को भी कूदना पड़ गया मैदान में भाई कि मैं भी आ रही हूँ अपने मैकेनिज्म लेकर? तो देखो होता ऐसा है कि जब आपके पास कोई एक ऐसा सबस्ट्रेट हो, ठीक है, मान लेते हैं जब आपके पास कोई एक ऐसा सबस्ट्रेट हो जिस सबस्ट्रेट में पुअर लीविंग ग्रुप मौजूद है, ठीक है, पुअर लीविंग ग्रुप मतलब जिसको अपने सबस्ट्रेट को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती, ठीक है, जिस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को अपने मतलब जिस लिविंग ग्रुप को अपने सबस्ट्रेट को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती, उस पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप की मौजूदगी की वजह से आपकी जो एलिमिनेशन है आपको कई दफा कैसी मैकेनिज्म फॉलो करती हुई देखती है, E1CB मैकेनिज्म फॉलो करती हुई दिखती है। अब मैम पुअर लिविंग ग्रुप क्या होता है? तो देखो केमिस्ट्री की दुनिया में कम से कम अब तक तुम इतना तो पहचान गए हो कि OH आप लोगों का वन ऑफ द वर्स्ट लिविंग ग्रुप है, ये तो जानते हैं है ना, वन ऑफ द वर्स्ट लिविंग ग्रुप है। अच्छा, अब OH के अलावा कोई और भी वर्स्ट लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है क्या? बिल्कुल। अगर आपके पास कार्बन की चेन से OR कनेक्टेड है, मतलब ईथर टाइप का कॉम्बिनेशन अगर आपको दिखने को मिल रहा है, तो वो भी किस कैटेगरी में आता है? वो भी वर्स्ट लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में लाई करता है। या फिर अगर मान लेते हैं आपको साइनाइड दिख रहा है ना, तो साइनाइड की वजह से वो पर्टिकुलर चीज भी वर्स्ट लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आती है। भैया फ्लोरीन दिख रहे हैं तो फ्लोरीन तो महा वर्स्ट लिविंग ग्रुप है। अगर आपको NH2 दिख रहा है ना, अगर आपको N पॉजिटिव R3 दिख रहा है, अगर आपको S पॉजिटिव R2 दिख रहा है, R मतलब कार्बन की चेन बेसिकली, अगर आपको OPH दिख रहा है, अगर आपको SR दिख रहा है, राइट, जैसे OR होता है ईथर तो SR मतलब थायो ईथर, तो ये भाई हमारे वर्स्ट लिविंग ग्रुप है।
अगर तुम्हारे सबस्ट्रेट के पास, ठीक है, ये लीविंग ग्रुप मौजूद है, ठीक है, तो आप ये समझ जाइए कि आप लोगों की रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जाने वाली है, E1CB, ठीक है। अच्छा, बट क्या और भी कोई कंडीशन है कि सिर्फ लिविंग ग्रुप के बेसिस पे आप डिसाइड कर लेते हो? पहली, दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन ना E1, E2 और E1CB तीनों में कॉमन है, वो होता है आप लोगों का हाई टेम्परेचर। जैसे कि तुम जानते हो कि जब भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हो, ये रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक होती है, इनको आपको हीट एनर्जी देनी पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा और कोई पहचान आपके E1CB में मैकेनिज्म की, कि इसमें हम लोगों को चाहिए होता है एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। क्या चाहिए होता है हम लोगों को यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करते हो तो आप मान के चलिए कि आपकी रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी? आपकी रिएक्शन आपकी E1CB। अब किन किन लोगों को मैम हम स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में रखते हैं? एल्कोक्साइड आयंस यानी कि RO नेगेटिव, दे आर टर्म्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैं यूज करती हूँ NaNH2 को, सोडामाइड को, दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ अवर स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम बातचीत करते हैं अल्कोहलिक या फिर मान लेते हैं फ्यूज्ड NaOH की, तो ये पर्टिकुलर चीज कंसिडर की जाती है स्ट्रॉन्ग बेस में। अगर अल्कोहलिक या फिर फ्यूज्ड KOH की बात करते हैं तो ये कंसिडर की जाती है बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस में। तो अगर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी रिएक्शन कौन सी है, E1CB मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है, एक पॉइंट और याद रखना है आपको, जैसा कि मैंने बताया कि इस रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो एक कार्ब अनायन बनने वाला है ना। मैंने क्या बताया कि इस रिएक्शन में जो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो एक कार्ब अनायन बनने वाला है। और हम इससे पहले कई दफा इस बारे में बातचीत कर चुके हैं कि जब भी हम रिएक्शंस की रेट के बारे में बात करते हैं, है ना, हम जब भी रिएक्शंस की रेट के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों की कहने की लैंग्वेज क्या होती है कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसके द्वारा बनाया हुआ रिएक्शन इंटरमीडिएट कितना ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट पर किसी भी रिएक्शन की रेट बेसिकली डिपेंड करती है। अब फिलहाल मेरे टॉपिक में, आज की क्लास में, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलो कौन बनने वाला है? कार्ब अनायन बनने वाला है। तो मेरा कार्ब अनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, डोंट यू थिंक रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा होगी? अब तुम खुद सोच के बताओ, छोटा सा अपना ब्रेन लगा के, कि अगर मैं कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं, जो तुम्हें GOC में सिखाया था उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो तुम्हें GOC में सिखाए थे उस GOC की बातचीत अगर की जाए तो कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? मतलब कार्ब अनायन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, समझ रहे हो, मतलब जो पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर आप कार्ब अनायन के आजू बाजू कुछ ऐसे ग्रुप्स इन्वॉल्व कर दो जो उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, जो उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो पहले से यार उस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफी हाई है, आप भाई उसको और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो, तो होगा क्या? अल्टीमेटली वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा नहीं बल्कि घटाएगा। तो कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी किन चीजों पे डिपेंड करती है? कि आजू बाजू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं क्या। अगर मान लेते हैं आपके सबस्ट्रेट में, ठीक है, पुअर लिविंग ग्रुप के अलावा, स्ट्रॉन्ग बेस के अलावा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स मौजूद है, अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वर्ड सुनते बराबर तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुप्स विच आर शोइंग -I इफेक्ट, विच आर शोइंग -R इफेक्ट। तो वो लोग उस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को अल्टीमेटली इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम कर रहे हैं। या फिर मान लेते हैं कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि आजू बाजू कहीं कोई कॉन्जुगेशन है क्या, है ना, क्या आजू बाजू कोई कॉन्जुगेशन है क्या, यानी कि आजू बाजू कोई डबल बॉन्ड है क्या। क्योंकि अगर आजू बाजू डबल बॉन्ड होगा तो रेजोनेंस हो पाएगी। रेजोनेंस हो पाएगी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ देर के लिए ही भले, बट वो उस पर्टिकुलर कार्बन से निकल कर किसी दूसरे पे जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो रही है, मतलब कंसंट्रेटेड नहीं रह रही है, फैल रही है।
तो कॉन्जुगेशन अगर आपको दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ बेंजीन रिंग, इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड और एनी अदर फॉर्म, ठीक है, तो कॉन्जुगेशन की वजह से भी उसको बोलो क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। इसके अलावा अगर ऐसा हो रहा है रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर वो प्रोडक्ट आप लोगों का रिएक्शन खत्म होने के बाद एरोमेटिक बन रहा है, यू नो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एरोमेटिक, तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन की रेट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो रिएक्शन की रेट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द रिएक्शन रेट, ठीक है। अगर सबस्ट्रेट के पास कोई -I या -R वाले ग्रुप लगे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन की रेट बढ़ेगी। हाँ, अगर डोनेटिंग लगाओगे लाइक हाइपर कंजुगेशन शो करने वाले, +I शो करने वाले, +R शो करने वाले, तो वो डेंसिटी को और इंक्रीज कर देंगे, जो कि उसके लिए काफी अनस्टेबल होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे भी हमने बातचीत कर ली। तुम ये सोचो, मैंने अभी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाई तक नहीं है, मैं सिर्फ अभी की पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ इस रिएक्शन मैकेनिज्म के, ताकि जब तुम अब आगे उस मैकेनिज्म के साथ पहली बार डील करो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा ये देखो ऐसा भी अभी हमने ऊपर सुना था, ट्वाइस रिपीटिशन, ताकि ज्यादा दिमाग में एब्जॉर्ब हो। ओके, अब आगे और कोई पॉइंट है जो इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं हम? वैसे तो देखो और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट मैं अभी उन सारे पॉइंट्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं। जब भी हम एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं, एज वी नो कि हम लोगों का जो प्रोडक्ट बनता है वो एक अल्कीन बनता है। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही कह दिया कि ये भी एक प्रकार का बीटा एलिमिनेशन है। अगर ये एक प्रकार का बीटा एलिमिनेशन है तो तुम मुझे एक बात बताओ कि इसमें अल्कीन तो बनेगा ही बनेगा। अब अल्कीन एक ही बनेगा क्या? हो सकता है मे बी एक अल्कीन बने, हो सकता है कल को 2 अल्कीन बने, हो सकता है कल को 3 अल्कीन बन जाए, यू नो। अगर मान लेते हैं उसके पास बीटा हाइड्रोजन्स 2-3 टाइप के रहे तो 3 अल्कीन तक पॉसिबिलिटी है। बट उन अल्कीन में से आप मेजर प्रोडक्ट किसको लोगे? तो समझिए अभी तक आपकी जो गाड़ी चलती आ रही थी कैसी, E1 की गाड़ी, E2 की गाड़ी, E1 E2 की गाड़ी में आपने हमेशा मेजर प्रोडक्ट किसको लिया है? आपने उस अल्कीन को मेजर प्रोडक्ट लिया है जिसके आजू बाजू आपको क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, या फिर मैं ऐसा कहूं सेडजेफ वाले को आपने मेजर प्रोडक्ट लिया है, राइट? आपने सेडजेफ वाले को मेजर प्रोडक्ट लिया है, बट यहां पर तुम एक्चुअली में उस अल्कीन को अपना मेजर प्रोडक्ट लोगे जहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स बोलो कैसे होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकती हूं शॉर्ट में कि इस पर्टिकुलर E1CB मैकेनिज्म में मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन के द्वारा गवर्न किया जाएगा, ना कि किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा, आप लोगों के सेडजेफ के द्वारा। तो अगर मान लेते एक पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको 2 अल्कीन्स बनती हुई दिख रही हैं, तो उन 2 अल्कीन्स में से आप किस अल्कीन को अपनी मेजर अल्कीन कहोगे? जिस अल्कीन में आपको कम अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, जहां पे हाइपर कंजुगेशन लेस है, और ऐसी अल्कीन को जब मेजर कहा जाता है तो बेसिकली उसको हॉफमैन प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। उसे बेसिकली क्या कहा जाता है? हॉफमैन। क्यों हमने यहाँ पे आपके हॉफमैन प्रोडक्ट को लिया? रीजन कोई बता सकता है? हम याद तो कर लेते हैं यार कि हॉफमैन होगा, लेकिन क्या रीजन क्या है? अगर रीजन समझते हुए काम करोगे ना तो कई जगह जहां पे तुम अटक सकते हो, या कई जगह जहां पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां पे आपकी क्लियरिटी अच्छी होती है और आप उनको अटेम्प्ट कर पाते हो। अगर रट्टू तोता बन के ऑर्गेनिक को करोगे तो नहीं होगा पॉसिबल। अच्छा, अब देखो हॉफमैन में क्या हमें बहुत प्यार है हॉफमैन से, तो मैंने बोला कि हाँ मुझे हॉफमैन से बहुत प्यार है, इसीलिए मैं मेरा मेजर प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हॉफमैन के अकॉर्डिंग लेकर जाऊंगी, ना कि सेडजेफ के। ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट मेजर बनेगा कौन सा वाला, कौन सा माइनर बनेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है जिस पर्टिकुलर चीज का रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना स्टेबल हो। मतलब अगर आपके पास लेट से 2 प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटीज हैं, तो उन दोनों प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटीज में से जिसका रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है वो वाले का प्रोडक्ट मेजर कहलाएगा। जब हम लोग E1 पढ़ते थे, E2 पढ़ते थे, तो वहां पे
देखो E1 में कार्बोकेटायन बन जाता था, E2 में कुछ नहीं बनता था, डायरेक्ट अल्कीन बनती थी। तो चाहे मैं कार्बोकेटायन की बात करूं या चाहे मैं अल्कीन की बात करूं, दोनों की स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है? हाइपर कंजुगेशन पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है, कार्बोकेटायन उतना स्टेबल होता है, आप लोगों का अल्कीन उतना स्टेबल होता है। बट नाउ अब मैं जो तुम लोगों को मैकेनिज्म बता रही हूं, यहां पे तुम्हारा रिएक्शन इंटरमीडिएट कोई कार्बोकेटायन नहीं है बल्कि कार्ब अनायन है। कार्ब अनायन की जो स्टेबिलिटी है, अभी अभी मैंने तुमको ऊपर बताया, ही नीड, अब ये ही है कि शी है, तुमको जो रखना है रख लो, ही और शी नीड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब हमें एक ऐसे ग्रुप चाहिए जो इसके पास से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, राइट? अगर मान लेते हैं तुम ऐसे ग्रुप लगा के रखे हो आजू बाजू जो इसको और इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो वो ग्रुप तुम्हारे किस काम के? वो ग्रुप मेरे और उसके कोई काम के नहीं, क्योंकि वो उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए हैं तो बेसिकली उसकी स्टेबिलिटी को बोलो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और जो वहां से प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट भी हम लोगों का क्या होगा? मेजर। तो जो सेडजेफ था, सेडजेफ में क्या होता था कि आजू बाजू जिनमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है हम उनको ले लेते थे, क्योंकि वो कार्बोकेटायन की और वो अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ाते थे। लेकिन यहाँ ना तो कार्बोकेटायन बन रहा है, ना तो यहाँ पे अल्कीन बन रहा है, यहाँ पे कार्ब अनायन बन रहा है। और कार्ब अनायन को कम वाले चाहिए, जो उसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे, बल्कि वो चाहता है कि कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन तुम कर दो जिससे इलेक्ट्रॉन और खींचे जाएं। सो देयरफॉर यहाँ पे प्रोडक्ट हॉफमैन के थ्रू जा रहा है, क्योंकि हॉफमैन में कम अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि कम डोनेशन होता है। कम डोनेशन होता है मतलब बेचारे को कुछ तो स्टेबिलिटी मिल रही है एज कंपेयर टू दैट इन विच द डोनेशन इज मोर। ठीक है, ये कहानी थी E1CB की। इसको E1CB क्यों कहते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। बट अब देखो, पूरी मैकेनिज्म में मैं एक बात तुम्हें बताती हूँ, यूजुअली हमारी थिंकिंग कैसी होती है। यूजुअली हम जब भी किसी मैकेनिज्म को पढ़ते हैं तो हमारी अप्रोच ऐसी होती है कि मैडम देखिए, हमेशा ना फर्स्ट स्टेप तो आपकी फास्ट होगी कि फर्स्ट स्टेप तो आपकी हमेशा स्लो होगी। हम एक अप्रोच बना लेते हैं, हमें वो अप्रोच खैर नहीं बनानी चाहिए। E1CB की जो मैकेनिज्म होती है ये टोटल आप लोगों की 2 स्टेप्स में होती है। ठीक है, जैसे E1 होती थी ना, एग्जैक्टली तुम्हें नहीं लग रहा ये थोड़ी थोड़ी सी E1 के जैसी है, थोड़ी थोड़ी सी E2 की जैसी है? क्योंकि इस रिएक्शन का रेट किसके जैसा है? E2 के जैसा है। तो मैं कहूंगी E2 के जैसी है, क्योंकि इस रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी E1 के जैसी है। तो देखो यहाँ पे हमने E1 लिखा है, तो मतलब ये E1 E2 का कुछ मिश्रण है। लेट्स से व्हाट ये है, ये टोटल 2 स्टेप में होती है। स्टेप नंबर 1 इन्वॉल्व होता है, स्टेप नंबर 2 इन्वॉल्व होता है। अब देखो, जो स्टेप नंबर 1 इन्वॉल्व होता है बेसिकली ये आप लोगों का फास्ट स्टेप होता है। अब कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि मैडम हमने जब SN1 पढ़ा था तो वहां पे फर्स्ट स्टेप जो था वो उसका कैसा था? स्लो था। हमने जब E1 पढ़ा तो E1 में जो उसका फर्स्ट स्टेप था वो फर्स्ट स्टेप बोलो कैसा था? स्लो था। तो आप जब E1CB की बात कर रही हैं तो यहाँ पे भी तो फर्स्ट स्टेप स्लो होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका फास्ट है और यहाँ पे आपका बेसिकली जो सेकेंड स्टेप है ये सेकेंड स्टेप आपका स्लो है, एंड अल्टीमेटली जो स्लो होता है वही आपका RDS भी कहलाता है। अब आखिर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका फास्ट क्यों है? तो इसको समझने के लिए मैं ब्रॉडली तुम्हें शॉर्ट में E1, E2 और E1CB किस तरीके से एक दूसरे से डिफर करते हैं इसके बारे में एक शॉर्ट सी बातचीत सुना देती हूँ, ताकि तुमको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। देखो, E1 में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लीविंग ग्रुप को भगाते हैं कि चल चल निकल, राइट? मैं यही कह रही हूँ ना, सबसे पहले आप क्या करते हो? आप लीविंग ग्रुप को रिमूव करते हो, और उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करते हो। ये होती है कहानी। अच्छा, E2 में ये दोनों ही प्रोसेस बोलो कैसी होती है? साइमल्टेनियसली होती है। मतलब लीविंग ग्रुप थोड़ा थोड़ा सा बाहर जाता है और बीटा हाइड्रोजन भी थोड़ा थोड़ा सा बाहर जाते हैं और थोड़ा थोड़ा सा डबल बॉन्ड बन रहा होता है। अब अगर मैं बात करूं E1CB मैकेनिज्म की, तो E1CB मैकेनिज्म की जो फर्स्ट स्टेप होती है, इस फर्स्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप बाहर नहीं जाता है,
यहाँ पे जाता है बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पे आप किसको रिमूव करते हो? आप बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करते हो। और उसके बाद जब बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है, फिर उसके बाद बेसिकली यहाँ से क्या रिमूव होता है? लीविंग ग्रुप रिमूव होता है। ठीक है, अब देखो बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करना, अब बीटा हाइड्रोजन को कौन रिमूव करेगा जरा बताना मुझे। बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम, उसको रिमूव करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है? चाहे आपको यहां से बीटा हाइड्रोजन रिमूव करना हो या चाहे आपको E1CB से बीटा हाइड्रोजन रिमूव करना हो, ये रिमूव करने का काम परफॉर्म करता है बेस। जैसा कि तुम जानते हो, बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना। अब अगर ये बेस उस हाइड्रोजन को निकालेगा तो मैं ये कह सकती हूं कि बेसिकली B नेगेटिव और H पॉजिटिव हो रहा है, मतलब B नेगेटिव यानी कि बेस और H पॉजिटिव यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन। सो बेसिकली ये जो रिएक्शन है एक प्रकार की आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो गई, एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन। और जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है ना, ये लोग फास्टेस्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो जब हम E1CB पढ़ते हैं तो इस फास्टेस्ट स्टेप पहली हो जाती है, इसीलिए इसकी पहली स्टेप फास्ट है। और जब हम E1 पढ़ते हैं तो यही रिमूवल वाली स्टेप सेकेंड टाइम में होती है, इसीलिए उसकी सेकेंड स्टेप फास्टेस्ट होती है। तो देखो नियम नहीं बदले, नियम दोनों जगह सेम है कि जब जब बीटा हाइड्रोजन को आपका बेस निकालने आएगा तब तब आपकी जो रिएक्शन है फास्ट होगी, क्योंकि वो एक एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, अब बस हमारी क्या गलती यार कि E1 में वो सेकेंड बार में हो रही है और E1CB में वो फर्स्ट बार में ही हो जा रही है। तो इसीलिए E1CB की पहली रिएक्शन फास्ट है और E1 में सेकेंड वाली रिएक्शन फास्ट है, बट द कंसेप्ट इज सेम कि क्यों वो फास्ट है। डन। अच्छा, अब कुछ सोचो, दिमाग लगाओ। अगर मैं पहली बार में ही बीटा हाइड्रोजन को घसीट के निकलवाना चाहती हूं बाहर, मैं चाहती हूं कि पहली स्टेप में बीटा हाइड्रोजन बाहर निकले, तुम ये सोचो जब तक पहली स्टेप नहीं होगी क्या हम सेकेंड स्टेप में जा पाएंगे? क्या हमारा प्रोडक्ट बन पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। इसका मतलब पहली स्टेप से बीटा हाइड्रोजन का निकलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं निकलेगा यार, पीछे की सेकेंड स्टेप कैसे होगी? जैसे अगर एक बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है तो ट्रैफिक में अगर जो सबसे आगे गाड़ी खड़ी है, जब तक वो खुद को नहीं हटाएगी उसके पीछे की गाड़ियां कैसे आगे जाएंगी? तो अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन आगे जाए तो इसके लिए क्या जरूरी है? बीटा हाइड्रोजन को निकालना। अब बीटा हाइड्रोजन को कैसे निकाला जाए? आसानी से। तो अगर तुम मान लेते हो एक छुटपटिया बेस ले आते हो खरीद कर और छुटपुटिया बेस को भेजते हो बीटा हाइड्रोजन निकालने, वो भी पहली स्टेप में, बताओ तो क्या वो छुटपुटिया कमजोर बेस उस बीटा हाइड्रोजन को निकाल पाएगा? क्या नहीं निकाल पाएगा। सेकेंड स्टेप में निकालना होता तो फिर भी सोच लेते, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेप हो गई है तो ऑब्वियस है कि सेकेंड स्टेप होगी ही होगी, क्योंकि हम हीट वगैरह भी दे रहे हैं, रिएक्शन को फेवर भी कर रहे हैं। बट यहां तो रिएक्शन शुरू करने की जिम्मेदारी ही बेस पर आ गई है, यानी कि बेस ही है जो रिएक्शन को शुरू करेगा। तो ऐसे केस में इसीलिए यहाँ पे बेस आपका E1CB में कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैंने ऊपर लिखवाया ना कि इस रिएक्शन में हमें स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? E2 में भी देखो हमें स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट थी। क्यों होती है हमें स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट? क्योंकि इन्हीं बेस के ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई कि चलो बेस तुम लोगों को रिएक्शन शुरू करवानी है। अगर बेस रिएक्शन शुरू नहीं करवा पाया तो लोग बोलेंगे अरे तो निकम्मा बेस है, तेरे से तो रिएक्शन ही नहीं हुई। इसीलिए E2 में और इसीलिए E1CB में हमको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा अब इतनी बातचीत हो गई। ओके, अब इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में भी चलो बातचीत कर ही लेते हैं। वैसे तुम तो जानते हो कि जितनी स्टेप्स होती हैं उतने पीक्स होते हैं। ये बात हम लोग सब्स्टिट्यूशन के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं, तो इस पे तो बल्कि तुमने अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए। खैर, तो ऐसे केस में मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हें कोई तकलीफ होगी। जो मैंने भाषा बोली है, मैंने एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितने पीक्स होंगे तो तुम बोलोगे मैडम यहाँ पे क्योंकि 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो 2 पीक्स होंगे। एग्री करते हो? इवन अगर किसी रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होती है तो पीक्स बढ़ जाते हैं। जैसे एक बार रीअरेंज हो रहा है तो 1 पीक, 2 बार रीअरेंज हो रहा है तो 2 पीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो लेकिन यहाँ तो कोई रीअरेंजमेंट ही नहीं हो रही, तो यहाँ तो 2 ही स्टेप्स होने वाली है चाहे कुछ भी हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पर 2 पीक्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मेरा रिएक्टेंट है, ये उसका एनर्जी कंटेंट है, मतलब रिएक्टेंट के पास अपनी खुद की स्टार्टिंग में कुछ तो एनर्जी होगी ना, तो ये उसकी एनर्जी कंटेंट है। मुझे ये मिला पहला पीक। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर मुझको मिलता है ये बड़ा सा दूसरा पीक, और फिर मुझको मिलता है प्रोडक्ट। अब ध्यान से सुनो, एलिमिनेशन रिएक्शंस हमारी कैसी रिएक्शंस होती हैं? एंडोथर्मिक, यानी कि इसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में आप लोगों का जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है, वो प्रोडक्ट की एनर्जी बोलो कैसी होती है? रिएक्टेंट के कंपेयर में उसकी एनर्जी बताइए कैसी होती है? ज्यादा। ठीक है, रिएक्टेंट के कंपेयर में उसकी एनर्जी कैसी होती है? ज्यादा। यानी कि देखो, इनिशियली एनर्जी इतनी थी और फाइनली जो प्रोडक्ट बना उसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं डेल्टा एच के बारे में बात करूं तो ये डेल्टा एच कितना होता है? निगेटिव। क्योंकि डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्शन हम लोगों की क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है। बट मैम आपने यहाँ पे 2 पीक्स बनाए। जनरली हम पढ़ते हैं कि पहला पीक बड़ा होता है, दूसरा पीक छोटा होता है। आपने यहाँ उल्टा कर दिया। नहीं, मैंने कुछ उल्टा नहीं किया। जो रिएक्शन स्लो होती है ना, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। एक्टिवेशन एनर्जी समझते हो ना? रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का एनर्जी गैप, या फिर रिएक्टेंट और आपके पीक के बीच का गैप। तो जो रिएक्शन स्लो होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बोलो कैसी होती है? ज्यादा होती है। और जो रिएक्शन फास्ट होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बताओ कैसी होती है? कम होती है। तो ऐसे केस में यहां पर इवन सीबी के केस में मेरी सेकेंड स्टेप क्योंकि स्लो है इसीलिए उसका पीक ऊपर गया है, और क्योंकि मेरी पहली स्टेप फास्ट है तो इसीलिए उसका पीक नीचे आया। तो मैंने देखो सारी बातचीत कर ली इवन सीबी के बारे में। अब मूव करते हैं इसके मैकेनिज्म में। अच्छा, मेरा एक डाउट और है। देखो, E1 तक तो समझ में आता है, E2 तक भी समझ में आता है कि पहले लीविंग ग्रुप गया, फिर H गया, दोनों साथ में गए। लेकिन ये जिस भी इंसान ने इस मैकेनिज्म को प्रपोज किया, E1 CB मैकेनिज्म, उसके दिमाग में ऐसी आखिर कौन सी घंटी बजी कि उसने इस नई मैकेनिज्म को जन्म दिया? देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी अचानक से कुछ भी नया नहीं टपका दिया जाता है। जब आप रिएक्शन करते हो, आप प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट को जब आप अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपीज के वाया एनालाइज करते हो, और जब आप ये देखते हो कि अरे ये प्रोडक्ट तो ऐसा बनना चाहिए था लेकिन ये प्रोडक्ट तो ऐसा बन गया, तो आपके दिमाग पे क्यूरियोसिटी आती है कि नॉर्मल वे से बनने वाला प्रोडक्ट अभी एबनॉर्मल क्यों हो रहा है। जैसे मैंने बात की थी एनजीपी में कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है, सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोगों की एनजीपी काम करती है। एनजीपी का काम सब्स्टिट्यूशन में, सॉरी एनजीपी का काम हो जाता है हम लोगों का। तो एनजीपी जब काम करती है भाई, तो एनजीपी के काम करने से याद करो कार्बन्स की पोजीशन भी चेंज जाती है, राइट? तो वो हमको एज अ प्रोडक्ट मिला होगा कभी ना कभी, तो हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी आई होगी कि आखिर यार ये कैसे हुआ। उस क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने के लिए एनजीपी नामक कंसेप्ट का जन्म करवा दिया गया। ठीक है, उस क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज हमें कोई आवश्यकता नहीं थी उस क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने के लिए। तो जरूर अभी E1 से मिलने वाला हमें जो प्रोडक्ट है वो हम जानते हैं, E2 से मिलने वाले प्रोडक्ट की स्पेशलिटी हम जानते हैं। तो जरूर हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा होगा जो ना तो E1 के जैसा होगा ना तो E2 के जैसा होगा, कुछ वहां पे वेरिएशन होगा। तो उस वेरिएशन क्यों आया उसको समझाने के लिए, उसको समझने के लिए आपकी E1 CB मैकेनिज्म प्रपोज कर दी गई। तो पहले मैं मैकेनिज्म समझाती हूँ, पहले मैं कुछ इलस्ट्रेशन समझाती हूँ, उसके बाद मैं तुमको वो थॉट प्रोसेस बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से E1 CB मैकेनिज्म का जन्म हुआ। ठीक है, चलो मैकेनिज्म की तरफ फिर अभी हम लोग मूव करते हैं। आधे घंटे के प्रवचन के बाद हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट लेते हैं, बट जैसा कि मैंने क्वेश्चन में कहा आपको यूजुअली उसको सबस्ट्रेट लेना है जिसमें आप लोगों का लिविंग ग्रुप बोलो कैसा हो, पुअर हो। तो पुअर लिविंग ग्रुप के नाम पे तुम OH भी डाल सकते हो, बट चलो हम लोग फ्लोरीन को लेते हैं और कोई एक प्यारा सा स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम स्ट्रॉन्ग बेस के नाम पे कुछ भी ले सकते हो, बट फिलहाल मैं यहाँ पे B नेगेटिव ले रही हूँ। झगड़ा ही खत्म। बताओ
एकदम खत्म, झगड़ा ही नहीं करने का है हमको कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या लिया, हाई कुछ भी ले लो, बी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा बोलो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 ये होगा कि जो आपके पास बीटा हाइड्रोजन है वो जाएगा। सबसे पहले मार्क करिए बीटा हाइड्रोजन कहां पर है। तो फ्लोरीन मेरा फंक्शनल ग्रुप है, वैसे फ्लोरीन को हम फंक्शनल ग्रुप में नहीं मानते, बट स्टिल अभी क्योंकि कोई दूसरी चीज मौजूद नहीं है तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा लोकेंट है या मेरा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है दिस इज अल्फा एंड दिस पर्टिकुलर पोजिशन इज नोन एज आपकी बीटा। तो इस बीटा पे जो 3 हाइड्रोजन है ये बेस आएगा साइन से और इस अपने निगेटिव चार्ज के वाया इस हाइड्रोजन को निकाल के ले जाएगा। चल हाइड्रोजन मेरे साथ, लेकिन जब वो हाइड्रोजन को निकालेगा क्या वो H पॉजिटिव के फॉर्म में निकालेगा कि H नेगेटिव के फॉर्म में निकालेगा? ऑब्वियस है H पॉजिटिव, क्योंकि B के पास इलेक्ट्रॉन्स है ना बॉन्ड बनाने के लिए। दोनों डिफिशिएंट नहीं होने चाहिए, दोनों रिच नहीं होने चाहिए, एक रिच है तो दूसरा डिफिशिएंट होगा। यानी कि यहां से अभी जब H निकलेगा तो वो किस फॉर्म में निकलेगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा। यानी कि मैं मेरे सबस्ट्रेट में से H पॉजिटिव बेसिकली क्या कर रही हूं, रिमूव कर रही हूं। मैं मेरे सबस्ट्रेट से H पॉजिटिव क्या कर रही हूं, रिमूव कर रही हूं। और जब किसी भी रिएक्शन से H पॉजिटिव रिमूव किया जाता है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन की स्टेप को हम लोग कहते हैं डी प्रोटोनेशन। अगर H पॉजिटिव दे रहे हो, जो कि हम लोग यूजुअली अल्कोहल्स के वक्त देते हैं, तो उसको प्रोटोनेशन कहते हैं। बट अगर H पॉजिटिव निकाल रहे हो तो उसको डी प्रोटोनेशन कहते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन E1CB रिएक्शन, डी प्रोटोनेशन इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अच्छा H पॉजिटिव चला गया। अब H पॉजिटिव अगर गया तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के, ये किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑब्वियसली कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो लेकर गया नहीं है। सो व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? वैसे ये प्रोडक्ट नहीं है बट स्टिल मैं इसको प्रोडक्ट कह रही हूं कि आपको कुछ इस तरह की कहानी दिखेगी। डोंट यू थिंक ये ऐसी कुछ कहानी दिख रही है आप लोगों को, ये ऐसी? तुम्हें ये लगता कि यहाँ पे कार्बन आयन बन गया, दिख रहा है यहाँ पे कार्बन आयन बन चुका है। इसीलिए मैंने इस रिएक्शन में कहा था स्टार्टिंग में आप लोगों को कि यहाँ पे इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलो कौन होता है, कार्बन आयन होता है, ठीक है, बराबर। अच्छा ये स्टेप बोलो कैसी होगी, ये स्टेप आपकी फास्ट होगी। क्यों फास्ट होगी? मैंने ऊपर बताया कि बेस जब जब एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता है तो बेसिकली वो रिएक्शन कैसी हो जाती है, एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन हो, तो भैया फास्ट होनी है ना, तो ये एक फास्ट रिएक्शन होगी। अब उसके बाद अब मूव करते हैं हम स्टेप नंबर 2 में। ऊपर की स्टेप में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट खुद को कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है बताइए, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है बोलो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अब जब ये खुद को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहता है तो ये कैसे करता है? तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी राइट नाउ मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए तो मैं बस बता देती हूँ कि जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, ये कार्बन बोलता है बाजू वाले कार्बन के साथ, यार मुझे ना ये नेगेटिव चार्ज अच्छा नहीं लग रहा। ऑब्वियसली कार्बन को नहीं अच्छा लगता नेगेटिव चार्ज, वो चाहता है कि हंसी खुशी में 4 बॉन्ड बनाऊं और सुखी रहूं। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे भेजता है कि चलो इलेक्ट्रॉन जाओ जाके जरा पाई बॉन्ड बना के आओ, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो बाजू वाला कार्बन क्या कहता है, अरे यार तूने पाई बॉन्ड बना लिया मेरे साथ, बट अगर मेरे पास तो ऐसे में फिर 5 बॉन्ड हो जाएंगे। देखो ना इस पर्टिकुलर पोजीशन पे चेक करो, 5 बॉन्ड हो रहे हैं, तो यार मेरे को 5 बॉन्ड तो नहीं चलेगा, पुराएगा नहीं 5 बॉन्ड। तो वो कार्बन क्या करता है, इस फ्लोरीन को हटा देता है, ये फ्लोरीन हट जाता है, ठीक है, यानी कि लीविंग ग्रुप हमारा हट गया। और अगर लीविंग ग्रुप हट गया तो इस तरीके से डबल बॉन्ड भी क्रिएट हो गया और 5 वाली जो थी दिक्कत वो भी आपकी सॉल्व हो गई। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ E1CB रिएक्शन। पहला क्वेश्चन मेरा, मैडम व्हाई दिस इज कॉल्ड E1CB एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म E1CB? तो आप यहाँ पे इसकी स्टेप नंबर 1 को देखिए। चलो ठीक है, स्टेप नंबर 1 में जाने से पहले थोड़ा सा पुराने आयोनिक इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट्स को रिकॉल कर लेते हैं। तुम्हें जैसे मैंने बताया था कि आपके पास HF एक एसिड होता है, अगर इस एसिड से मैं एक H पॉजिटिव रिमूव कर दूं तो क्या बचता है, F नेगेटिव बचता है। इसको हम लोग बोलो क्या कहते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमने सीखा था, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। ध्यान आ रहा है? मतलब अगर किसी भी स्पीशीज से आप H निकाल देते हो तो H निकालने के बाद जो स्पीशीज बचती है उसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। डोंट यू थिंक कि यहां पर मैंने
एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव किया, सो दिस पर्टिकुलर थिंग विल एक्ट लाइक एन एसिड। ये पर्टिकुलर जो चीज है मेरी, ये किसके जैसे एक्ट करेगी? इट विल एक्ट लाइक एन एसिड, ये एसिड के जैसे बिहेव करेगी। और उसके पास से मैंने एक H पॉजिटिव निकाल दिया, सो दिस पार्ट यानी कि जिसको मैं कार्बन आयन कह रही हूं कि मेरा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, माई रिएक्शन इंटरमीडिएट हियर इज अ कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि किसी भी स्पीशीज के पास से अगर आप एक H पॉजिटिव निकाल दो तो जो बचता है वो एक कॉन्जुगेट बेस ही तो होता है। तो देयरफॉर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट एक कार्बन आयन तो बन ही रहा है, साथ ही साथ में वो कार्बन आयन एक कॉन्जुगेट बेस भी है। सो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज इवन Cb। तो इवन Cb रिएक्शन में जो Cb वर्ड है, क्या तुम्हें समझ में आया कि वो Cb वर्ड हम किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये Cb वर्ड यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, वन वर्ड आपने यहाँ पे क्यों लिया है? तो इतना SN1 पढ़े, इतना SN2 पढ़े, इतना E1 पढ़े, इतना E2 पढ़े, अब तो पता होना चाहिए कि ये वन वर्ड बेसिकली किसको इंडिकेट करता है? मॉलिक्यूलैरिटी को इंडिकेट करता है। और जैसे कि मैंने कहा कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी स्टार्टिंग में 1 है, तो इसीलिए रिएक्शन कहलाएगी इवन Cb, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसका कोई मुझसे फुल फॉर्म पूछे कि मैम इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो मैं इसके फुल फॉर्म को किस तरीके से डिफाइन करूंगी? मैं इसके फुल फॉर्म को कहूंगी कि दिस इज माय यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, दिस इज माय यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है मेरी? ये यूनिमॉलिक्यूलर, 1 की वजह से यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस Cb एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कैसी है मेरी? एलिमिनेशन रिएक्शन। डन, ये थी हम लोगों की कहानी, ठीक है। ये तो मैंने एक जनरल इंट्रो दिया है ना। ये अभी तक हमारा क्या चल रहा था? इंट्रो चल रहा था, पूरा का पूरी बातचीत हमारी इंट्रो में निकल गई। क्वेश्चन मैंने अभी तक एक भी नहीं करा। अब माय क्वेश्चन इज, ठीक है, अगेन बातचीत करते हैं हम लोग, क्वेश्चन के बारे में भी बातचीत करेंगे, बट फिलहाल मेरा क्वेश्चन है कि आपने इसको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहा? व्हाई इट इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन? सिर्फ मैं कह रही हूं तो मेरे कहने पे तो आप यकीन करोगे नहीं, राइट? उसका प्रूफ होना चाहिए। तो अभी तक हमने जितनी भी बातचीत की, कल की मतलब SN1 से लेकर अभी तक की क्लास में, हम किसी भी रिएक्शन की रेट या फिर उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहाँ से डिटरमाइन करते हैं? बोलो। हम लोग उसकी रिएक्शन की रेट या फिर उसकी मॉलिक्यूलैरिटी उसकी स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते हैं। मतलब स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, जितने डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, वो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी। अब तुमको ये क्या ये एक स्लो स्टेप दिख रही है? क्या ये तुम्हारे लिए एक स्लो स्टेप है? स्टेप नंबर 2, यस। और इस स्लो स्टेप में, इस RDS में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन रिएक्टेंट साइड, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्टेंट साइड की तरफ से देखी जाती है, ध्यान रखिएगा। इन रिएक्टेंट साइड आपको यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं? तो भैया मेरे को तो एक ही मॉलिक्यूल दिख रहा है, वो भी कौन? कार्ब अनायन। सो देयरफॉर इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो कितनी है? आप लोगों की 1। डन। अच्छा, अब देखो इसमें स्टूडेंट को ना डाउट कहाँ पर होता है, मैं बताती हूँ। एज अ स्टूडेंट मुझे भी डाउट होता था इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। हमने क्या बात की, जैसे मैंने अभी स्टेटमेंट बोला कि किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है या फिर उसका जो रेट होता है, वो किसके बेसिस पे देखा जाता है? उसके RDS के बेसिस पे देखा जाता है, राइट। तो अगर मैं उस ऊपर की मैकेनिज्म को समराइज करूं तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि मेरे पास एक सबस्ट्रेट है, उसमें B- मैंने डाला तो मुझे कार्ब अनायन मिला, फिर कार्ब अनायन के बाद मैंने उसके बाद वहाँ से प्रोडक्ट बना लिया। ये मैंने रिएक्शन को समराइज कर दिया। ऊपर वाली रिएक्शन को मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, हमें पता ही है भाई कि ये फास्ट रिएक्शन है और नीचे वाली स्लो। तो डोंट यू थिंक कि मैम इस क्वेश्चन का जो रेट है आपको ऐसा लिखना चाहिए था, K टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ C- की पावर 1। पॉइंट तो है, क्योंकि रिएक्शन का रेट तो हम लोग RDS के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं, बट मैम आपने तो रिएक्शन का रेट सबस्ट्रेट और क्या कहते हैं उसका बेस के अकॉर्डिंग लिखवा दिया है, फिर तो गलत बात है। का सही रेट तो ये है। तो सुनो ध्यान से, ठीक है। अभी सरफेस केमिस्ट्री खत्म करने के बाद तुम लोग केमिकल काइनेटिक्स में ही मूव करोगे, और केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेसिकली। तो ऐसे में तुम्हें वहां एक वर्ड पता चलेगा, क्या कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो मैं मानती हूँ कि RDS पे डिपेंड करती है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि आपको रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट के टर्म्स में डिफाइन करनी है, आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट के टर्म्स में नहीं। तो ये जो मुझको मिला है, दिस इज माय रिएक्शन इंटरमीडिएट,
तो मैं अब क्या करूँ, मेरे को तो अटक गई गाड़ी, तो ये तो मेरी रेट है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हो? बिल्कुल पढ़े हैं। तो अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग तुम्हें कहूँ यहाँ पे केसी कितना होगा, अब देखो केसी वर्ड के साथ तुम्हें फेमिलियर होना चाहिए। अब केपी मैं इसलिए यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है भाई यार, कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बातचीत हो रही है। प्रेशर वेशर कहाँ से है? केसी नहीं बोल रही, केपीसी नहीं बोल रही। या फिर अगर तुम्हें इतना ईगो तुम्हारा हर्ट हो जाए कि नहीं नहीं मैडम कोई दूसरा वाला क्यों नहीं, केसी ही क्यों, के एक्स क्यों नहीं, के एन क्यों नहीं, तो भाई तू के इक्विवेलेंट बोल ले। मेरे को सिर्फ के इक्विलिब्रियम से मतलब है, केसी से मतलब नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंसंट्रेशन में हम डील कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने केसी कहा। बट अगर तुम्हें केसी बोलना अच्छा नहीं लगता है तो तुम के इक्विवेलेंट बोल दो, के इक्विलिब्रियम बोल दो, उसमें बुरा नहीं मानो। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो फर्स्ट स्टेप है मेरे पास, इस फर्स्ट स्टेप के लिए अगर कोई मुझसे कहेगा आपको मैम के सी लिखना है, तो मैं के सी कैसे लिखूंगी? कंसंट्रेशन ऑफ सी नेगेटिव, ये आपको लिखते आना चाहिए के सी। अगर ये लिखते नहीं आता मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं आती है। सबस्ट्रेट, और यहाँ पे मैं लिखूंगी बी नेगेटिव। क्या? बी नेगेटिव यानी कि बेस, ठीक है। ये बी नेगेटिव मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं, हाँ, यहाँ पे सी नेगेटिव का मतलब है रिएक्शन इंटरमीडिएट, राइट। बी नेगेटिव का मतलब ही रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ऐसा मत समझ लेना गधे जैसे। ये बेस है आपका, आपने जो स्टार्टिंग में रिएजेंट लिया है ना वो रिएजेंट है वो। तो ऐसे केस में अगर मैं पूछूं कि यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ सी नेगेटिव कितनी है, सो वोंट यू से, आप नहीं कहोगे के सी टाइम्स ऑफ सबस्ट्रेट और यहाँ पे आपका बेस, राइट। अब इस सी नेगेटिव की वैल्यू को तुम्हें नहीं लगता यहाँ पुट किया जा सकता है? अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो तुम्हें नहीं लगता ये बन जाएगा के टाइम्स ऑफ के सी, यहाँ पे आ जाएगा सबस्ट्रेट और यहाँ पे आ जाएगा बेस, ठीक है। अच्छा, अब एक और मुझे बात बताओ, के क्या है उस पर्टिकुलर रिएक्शन का? कांस्टेंट होगा। प्रोपोर्शनैलिटी हटाई है तो कांस्टेंट तो लगाएंगे, तो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, और क्या होगा, है ना। अच्छा, और यहाँ पे के सी क्या है? वो भी कांस्टेंट है, बल्कि वो तो भाई हम लोगों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में के इंटू के सी दो गधे जैसे कांस्टेंट लिखने से बेटर है मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर के इंटू के सी को एक न्यू कांस्टेंट से मैं इंडिकेट कर देती हूँ। कॉन्स्टेंट्स के बदले एक नया कॉन्स्टेंट, मतलब 2 इंटू 3 लिखने से बेटर है उसको 6 लिख दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको के न्यू लिख दिया, जहाँ पे के न्यू क्या है, के इंटू के सी, कॉन्स्टेंट ही तो है भाई वो। तो बेसिकली यहाँ से क्या समझ में आया कि जो आपकी रिएक्शन की रेट है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, बेस पर और सबस्ट्रेट पर। यही तो आपको तभी मैंने टॉप पे लिखाया था, है ना। बट एक जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको कंफ्यूजन किस पॉइंट पे आ जाएगी कि मैम हम तो हमेशा आरडीएस के अकॉर्डिंग रेट लिखते हैं, आरडीएस के अकॉर्डिंग तो सी नेगेटिव होना चाहिए। फिर आप उसको इस तरीके से सबस्ट्रेट और बेस के टर्म्स में आप कैसे लिख रहे हैं, तो ये उस बेचारे इंसान को कंफ्यूजन ना हो। फॉर दैट हम लोगों ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर चीज को बोलो क्या कर दिया है, आप लोगों का डिराइव कर दिया। बट तुमसे कोई डेरिवेशन वेरिएशन पूछेगा नहीं, खैर, बट स्टिल तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तुमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इवन सीवी के बारे में मैंने बहुत सारी तुम लोगों को चीज़ें बता दी। थोड़ी सी इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग बातचीत करते हैं तो हमेशा हमारा पॉइंट स्टीरियो केमिस्ट्री वाला तो रहता ही है। जब जब दुनिया में बातचीत की जाती है स्टीरियो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, दो कंसेप्ट होते हैं, या तो रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव होगी या तो आपकी रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होगी, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म स्पेसिफिक? देखो इंग्लिश भाषा है, स्पेसिफिक का मतलब अगर आप किसी स्टोर में गए हो और आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या खरीदना है, आप उस चीज को खरीदते हो और लेकर घर आ जाते हो, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक नेचर। अगर मान लेते हैं ऐसी मूड कर रहा है घूमने का, चलो मॉल चलते हैं घूमने, विंडो शॉपिंग करने, पूरा मॉल घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं, है ना। आपको कुछ शौक नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है आपको क्या लेना है, बस घूमते घूमते अगर कुछ पसंद आ गया तुक्के तो हम ले आएंगे, बस खत्म। कुछ स्पेसिफिक नहीं है आपका पहले से। बट अगर आप स्पेसिफाइड हो, आपको पता है कि आपको क्या लेना है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप उस चीज को कहते हो स्टीरियो स्पेसिफिक। तो क्या मेरी इवन रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक थी क्या? आई एम आस्किंग यू, क्या इवन रिएक्शन हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक थी? नो, इवन रिएक्शन वॉज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है, वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं थी, राइट। अच्छा,
क्या हमारी E2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक थी? अरे भगवान, E2 रिएक्शन की स्टीरियो स्पेसिफिसिटी पे तुम सवाल भी कैसे उठा सकते हो? E2 रिएक्शन तो भैया, जैसे कहते हैं ना, मैं तो इतना बड़ा धर्म वाला इंसान हूं, मैं तो अपने रिलीजन से धोखा कभी नहीं करूंगा, तो वैसी आपकी E2 रिएक्शन बहुत हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक है। वो एंटी एलिमिनेशन के अलावा तो कोई एलिमिनेशन ही नहीं करती, मतलब किसी भी डायरेक्शन से कहीं से भी एलिमिनेशन कर दे रहे हैं, ये नहीं होता E2P2 में। E2 बोलती है कि मैं क्या करूंगी, आप लोगों का करूंगी तो एंटी करूंगी, और अगर एंटी पॉसिबल नहीं है तो एंटी पहले बनाऊंगी और फिर करूंगी। तो वो तो आपकी क्या थी बताओ, स्टीरियो स्पेसिफिक थी। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो E1CB रिएक्शन है, ये भी आप लोगों की क्या होती है, ये भी आप लोगों की स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। क्या होती है? स्टीरियो स्पेसिफिक। पॉइंट नंबर 2, स्टीरियो स्पेसिफिक के अलावा एक और वर्ड होता है बहुत ही फेमस सा, बोलो क्या? स्टीरियो सिलेक्टिव। ठीक है, बराबर। स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब बेसिकली सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा है ना? स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब, या फिर रीजियो सिलेक्टिव आप बोलो, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे भैया कोई सिस और ट्रांस वाली जैसी कोई चीज नहीं है, जो प्रोडक्ट बन रहा है सो बन रहा है ना? जो प्रोडक्ट बन रहा है सो बन रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों की रिएक्शन कैसी होती है, ये आप लोगों की नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव होती है। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी है? नॉन स्टीरियो। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि SN1 में क्या स्टीरियो केमिस्ट्री थी, SN2 में क्या था, E1 में क्या था, E2 में क्या था, ये सब तुम्हें ना याद रखने पड़ेंगे। तो ये क्या होती है? आपकी नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव होती है। ये भी हमने बात कर ली। हमने ये बात भी कर ली कि इसको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है भैया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है रिएक्शन को स्टार्ट करवाने की। अगर बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होगी? और एज वेल एज हमें बेस की यहाँ पे कंसंट्रेशन भी हाई चाहिए होती है। क्यों हाई? अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया कि जी रेट बेस पे डिपेंड कर रही है ना, तो अगर रिएक्शन, ठीक है, रेट पे डिपेंड कर रही है तो इसका मतलब आप लोगों की रेट पे अगर बेस डिपेंड कर रहा है या बेस पे रेट डिपेंड कर रही है तो रिएक्शन भी बेस पे डिपेंड करती होगी। तो ऑब्वियस है कि आप लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस और ज़्यादा बेस की आपको क्या होगी नीड होगी। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट जो मैंने अभी तक तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर मैकेनिज्म में नहीं समझाया है, बट मैं यहाँ लिखवा देती हूँ, जिसको मैं इस E1 E2 के एंडिंग में बताऊंगी। एक ही बार में कंपैरिजन करते वक्त हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताने से बेटर है कि ये 1 डिग्री एंड 2 डिग्री काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करती है। तुम्हें अभी इस बात का मतलब नहीं पता है कि काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए इसे याद रखो, आगे के वक्त मैं तुम्हें इसको बताऊंगी कि ये क्या होता है। ठीक है, जो आपकी E1 रिएक्शन थी ना, E1 रिएक्शन में सिर्फ 1 डिग्री होता था, 2 डिग्री काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होता था। E2 में दोनों होता था और E1CB में भी दोनों होगा। अब जैसे कि तुमको एक गुजरे ज़माने में मैंने बताया है, गुजरे ज़माने में, कि यूजुअली जब भी हम एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन को कंपटीशन मिलता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप रिएक्शन कर रहे हो तो एलिमिनेशन का ही प्रोडक्ट बने, हो सकता है कुछ कंडीशंस ऐसी हो जो सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट बना ले, है ना। जैसे अगर मान लेते हैं मैं करवाना चाह रही हूँ E1, बट E1 के साथ SN1 और SN2 के प्रोडक्ट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जब अगर मैं रिएक्शन करा रही हूँ E2 तो E2 के साथ SN2 के प्रोडक्ट की मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो क्या मेरी E1CB रिएक्शन भी SN1 और SN2 के साथ क्या कॉम्पीट करती है? कतई नहीं। E1CB रिएक्शन का सोचो कॉम्पिटिटर कौन है? E1CB रिएक्शन का कॉम्पिटिशन होता है किसके साथ? ये अपनी ही बिरादरी के E के साथ। मतलब E2 का प्रोडक्ट बनेगा कि E1CB का प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि E2 में क्या बनता है? सेटजे बनता है, और E1CB में क्या बनता है? हॉफमैन बनता है ना। तो E1CB कॉम्पीट करती भी है तो किसके साथ कॉम्पीट करती है बताओ? आप लोगों के किसके साथ? E2 के साथ। ये कहानी थी आपके अभी तक की पूरी किसके बारे में? मैंने जो बात की किसके बारे में? आप लोगों के E1CB के बारे में। अब इस E1CB मैंने अभी तक देखो एक भी एग्जाम्पल नहीं लिया, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के यूजुअली अलग से वीडियोस बनाती हूँ, उसी क्लास में मैं खिचड़ी नहीं मचा देती।
बट मैं इसका अलग से प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन E2 लूंगी ताकि तुमको पता चले कि E2 के क्वेश्चंस को कैसे करना है, जो कि कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है खैर वो। बट बात वो है कि E1 CB का पाथवे होगा या ऐसी रिएक्शन इस पाथ से भी जा सकती है, ये ऐसा किसी ने सोचा ही क्यों मतलब हम लोगों को नीड रही आप लोगों के इस पाथवे को सोचने की। मतलब कुछ ना कुछ तो हमको अनयूजुअल दिख रहा होगा या कुछ ना कुछ तो मुझे अनयूजुअल मिला होगा जो कि मेरे नॉर्मल E1 से या मेरे नॉर्मल E2 से मैच नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से हमने ऐसा सोचा कि एक नई मैकेनिज्म जरूर यहाँ पे काम कर रही है एंड वी नेम दैट न्यू मैकेनिज्म एज E1 CB मैकेनिज्म। उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोगों ने फिर क्या बोला, E1 CB। बट व्हाट वाज द नीड, उसकी नीड क्या थी? तो देखो हमने एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट लिया, एग्जैक्टली यही रिएक्टेंट लिया गया होगा उस इंसान के द्वारा जिसने E1 CB मैकेनिज्म प्रपोज की, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं समझाने हेतु आपको एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट ले रही हूँ, ठीक है, और मेरा कोई मकसद नहीं है। मैंने एक रिएक्टेंट लिया CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे F। बोलो कितना डिग्री का अल्काइल हैलाइड है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, एक बात बताइए क्या शो करना चाहते हैं? तो जैसा कि तुम्हें पता होगा जब हमने SN1 और SN2 पढ़ी थी तो हम डिग्रीज के अकॉर्डिंग बातचीत करते थे कि अच्छा 1 डिग्री होगा तो SN2 में जाना, 3 डिग्री होगा तो SN1 में जाना। बट E1 और E2 के केस में हम इस तरीके की बकवास बातचीत नहीं करते। E1 और E2 में एक्चुअली बेस डिसाइड करता है कि रिएक्शन आप लोगों की कैसी होगी। स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 में आएगी, वीक बेस है तो E1 में जाएगी, राइट। तो फिलहाल मान लेते हैं मैं इस रिएक्शन को E2 से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि रिएक्शन E2 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दे। अच्छा ठीक है, मैंने बेस ले लिया आप लोगों का C2H5O नेगेटिव, और तुम जानते हो इसके साथ जब जब हम RO नेगेटिव लेते हैं तो उसके साथ साथ हम ROH भी लेते हैं, ये इस तरीके से लिखा जाता है ना। बढ़िया है। बोलो क्या आप E2 से एक्सपेक्ट करते हो प्रोडक्ट? कोई खास ही एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बहुत छोटी सी एक्सपेक्टेशन है हमारी, बस इतनी सी कि CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 आ जाए। सही कह रही हूँ मैं? यही एक्सपेक्टेशन होती है E2 के साथ आपकी, बिल्कुल यही एक्सपेक्टेशन होती है हमारी E2 के साथ। और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अब एक काम करो, इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को आप एक काम करते हैं, हम लोग रिएजेंट चेंज कर देते हैं, है ना। हम रिएजेंट चेंज कर देते हैं। हम रिएजेंट जब चेंज किए तो हमने ये देखा C2H5O नेगेटिव ऑब्लिक C2H5OD ड्यूटेरियम ले लिया मैंने। तो मैंने ये देखा, मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है वो ये बन गया CH3CD डबल बॉन्ड CH2। तो मेरे इसमें क्या दिक्कत है? रिएक्टेंट सेम है, मतलब सबस्ट्रेट सेम है, रिएजेंट भी तो सेम ही लिया है, बस यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे सिर्फ ड्यूटेरियम ही तो है। तो यहाँ पे आखिर ऐसा क्या हुआ बताओ? यहाँ पे ऐसा क्या हुआ? तो जो ऊपर नहीं हो रहा था, भाई ऊपर भी हो रहा था बट ऊपर हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रिएक्शन से पहले भी हमारे पास हाइड्रोजन, तो रिएक्शन के बाद भी हमारे पास हाइड्रोजन ही है। मतलब रिएक्टेंट में जो सबस्ट्रेट है उसके पास भी हाइड्रोजन था और जो रिएजेंट ले रहे उसके पास भी हाइड्रोजन था, तो वो इफेक्ट आपने ऑब्जर्व नहीं किया। बट जब आपने ड्यूटेरियम लिया तो आपको तुरंत ऑब्जर्व हो गया, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो हाइड्रोजन आना चाहिए। मतलब बेसिकली तुम ये समझ रहे हो कि इसका वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड। यहाँ का वन ऑफ द हाइड्रोजन बेसिकली क्या हो गया है? रिप्लेस्ड हो गया है। किसके द्वारा? ड्यूटेरियम के द्वारा। बट मैडम ये तो आपने अभी मैकेनिज्म में सिखाया ही नहीं कि हाइड्रोजन वगैरह रिप्लेस होता है। सही कह रही हूँ ना? नहीं सिखाया। मैंने तो सिर्फ इतना बताया, एक हाइड्रोजन हटाओ, कार्बन आयन बनाओ और डबल बॉन्ड क्रिएट कर दो। तो ये रिप्लेस वाली स्टेप कहाँ से आ गई? तो अब हमको समझने की जरूरत है, ठीक है। देखो कैसे होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। क्या सबस्ट्रेट दिया गया है आपको? CH3 CH2 CH2F। मैं थोड़ा दूर बना रही हूँ, इस डजंट मीन्स कि उनके बीच में बॉन्ड नहीं है, चलो खैर बना लो। अब जैसे कि तुम जानते हो दिस इज योर अल्फा पोजिशन, दिस इज योर बीटा पोजिशन। बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होती है? फर्स्ट स्टेप तो मैम यही होती है कि आप बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो। अगर ये रिएक्शन E1 CB के थ्रू जा रही है तो E2 के थ्रू तो नहीं जा रही, इतना तो समझ लो।
क्योंकि अगर E2 के थ्रू जा रही होती तो इसका मतलब ड्यूटेरियम हाइड्रोजन की जगह कभी नहीं लेता, अगर वो जा रही होती तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब वो कुछ तो गड़बड़ के, जैसे CID में कैसा होता है, वो हमारे ACP प्रद्युमन दिमाग ही के अंदर सोचते रहते कि अच्छा जरूर दया ऐसा हुआ होगा, तो वही जो साइंटिस्ट है वो भी ऐसे ही सोच रहा है कि जरूर जरूर ऐसा ऐसा हुआ होगा और ऐसा ऐसे 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 प्रोडक्ट बन रहा है क्या, वैसे सोच है उसकी, वो उसकी इमेजिनेशन है, राइट। रियलिटी में हम में से किसी ने नहीं देखा कि आखिर हो क्या है, ये उसकी सोच है। और उसकी सोच के वाया, मतलब उसकी सोच को थर्मोडायनेमिकली काइनेमेटिकली रूल्स के वाया हम लोग सपोर्ट कर रही है उसकी वो सोच, इसलिए इसको हम मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, बताओ क्या होगा। स्टेप नंबर 1 में आपने बीटा हाइड्रोजन निकाल लिया, तो बीटा हाइड्रोजन निकलने के बाद वहां पे आपका निगेटिव क्रिएट हुआ CH2 या ऐसा, और यहाँ पे F। फिर अभी जैसे मैंने तुमको मैकेनिज्म बताई, तुम उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या करते, सीधा निगेटिव चार्ज को आगे लाते, डबल बॉन्ड क्रिएट करते और F को गेट आउट करवा देते, राइट। वही करते, यही होता ना स्टेप नंबर 2 में। बट अगर आपने एक ऐसा सॉल्वेंट लिया, ये क्या है आपका, एक सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है ना, ये तो मेरा बेस है, ये तो मेरा बेस है, वो बाजू वाला मेरा सॉल्वेंट है। अगर आपके सॉल्वेंट में ड्यूटेरियम है तो सॉल्वेंट इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। या अगर मान लेते हैं वहां ड्यूटेरियम नहीं भी होता ना, और मैं अगर मान लेते हैं इस पर्टिकुलर H को स्टार बना देती, तो रिएक्शन के बाद देखना तुम ये ऑब्जर्व करते इस H के ऊपर भी स्टार होता। ठीक है, यानी कि जरूर स्टेप नंबर 1 के बाद सॉल्वेंट कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है, जो कि मैंने आपको ऊपर के मैकेनिज्म में नहीं बताया है। समझ में आ रहा है, जो मैंने आपको ऊपर के मैकेनिज्म में नहीं बताया है वो रोल ये है कि जब कार्बन आयन बनता है तो सोचो उस रिएक्शन इंटरमीडिएट के आजू बाजू बहुत सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे, है ना, बराबर। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में तो डूबा हुआ है यार, वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे। अब जैसे कि तुम जानते हो कि आपका जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो कार्बन के ऊपर का नेगेटिव है ये उस ड्यूटेरियम को कर रहा है अट्रैक्ट कि चल आजा भाई, मैं तेरे को अपने साथ रखता हूँ, उस ऑक्सीजन को तू छोड़ दे। और बेसिकली ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए। तो यानी ये कहानी कुछ इस प्रकार से हुई। स्टेप नंबर 1 के बाद ये कहानी कुछ इस प्रकार से हुई, CH3 बराबर, उसके बाद बोलो क्या हो गया, CH3 के बाद आप लोगों का कार्बन एक हाइड्रोजन वैसे का वैसी और ड्यूटेरियम आ गया, निगेटिव चार्ज गायब हो गया। मैडम आपने तो स्टेप में बताया ही नहीं था कि निगेटिव चार्ज गायब होता है। बिल्कुल मैंने नहीं बताया था, लेकिन अब मैं बता रही हूँ, ध्यान रखो कि निगेटिव चार्ज अगर आप एक बार क्रिएट कर दो तो निगेटिव चार्ज वापस से डिसअपियर भी होता है। कब, अगर सॉल्वेंट के पास हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा आइसोटोप है तो, ठीक है, एक्सचेंज हो जाते हैं बेसिकली। अच्छा ये बन गया पर्टिकुलर स्पीशीज। अच्छा अब यहां से क्या जनरेट हुआ होगा, C2H5O नेगेटिव, मतलब ड्यूटेरियम के जाने के बाद। अब होता क्या है, क्या मेरे प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट तो नहीं बना। अब यहां पे फिर से स्टेप नंबर 1 फिर से रिपीट होती है, रिपीट स्टेप नंबर 1, वापस से स्टेप नंबर रिपीट होती है। रिपीट होने का मतलब वापस से बेस आता है, वापस से बीटा हाइड्रोजन को लेकर जाता है। तो बीटा हाइड्रोजन अभी ये है फिलहाल। तो अब यहाँ पे 2 लोग हैं, ड्यूटेरियम को भी निकाल सकते हो, हाइड्रोजन को भी निकाल सकते हो। बट तुम जानते हो ड्यूटेरियम थोड़ा हैवी होता है तो बेचारा वो नहीं निकल पाएगा मोटू, उसके बदले में हाइड्रोजन चला जाता है। तो अब यहाँ पे बोलो क्या आ गया, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन चला गया। जैसे कि मैंने सिखाया था क्या क्रिएट होगा, निगेटिव क्रिएट होगा, CH2F, CH2F। क्या अभी आजू बाजू इस निगेटिव के आजू बाजू और भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे, बिल्कुल होंगे। बट वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अब इस ड्यूटेरियम को, मतलब वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का ड्यूटेरियम हम इसको फिर से नहीं दे देंगे। जैसे हमने ऊपर किया था, सॉल्वेंट का ड्यूटेरियम उस निगेटिव को दे दिया था, फिर से नहीं दे देंगे, क्योंकि अगर फिर से दे दिया तो निगेटिव चार्ज तो फिर हट जाएगा। फिर से आप गधे के जैसे बेस लाओगे, फिर से ड्यूटेरियम निकालोगे, तो ड्यूटेरियम को निकालना इज नॉट इजी जॉब फिर से बाय अ वे बेस। सो देयरफॉर ये पर्टिकुलर स्टेप एक्सचेंज होने के बाद, वापस से स्टेप नंबर 1 रिपीट होने के बाद जब एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है तो रुक जाती है।
जब सारे हाइड्रोजन चले जाते हैं वो रुक जाती है। फिर क्या होता है, फिर आपको जो सिखाए थे वो होता है स्टेप नंबर 2। बोलो क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ बॉन्ड क्रिएट करेगा और ये बाहर चला जाएगा, यानी कि CH3CD डबल बॉन्ड CH2, ये बना आपका प्रोडक्ट। इसीलिए ऐसा हुआ। क्या ये बात समझ आए, इसीलिए ऐसा हुआ। तो क्या ये क्लियर है कि वो हाइड्रोजन के बदले ड्यूटेरियम कैसे आया। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रोडक्ट बनना चाहिए भैया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, बट ये नहीं बना, ये आपका प्रोडक्ट बना। तो ये प्रोडक्ट कब बना, जब जरूर उस नेगेटिव चार्ज ने सॉल्वेंट के पास से ड्यूटेरियम लिया होगा, क्योंकि सॉल्वेंट के ड्यूटेरियम पे तो पॉजिटिव है, तो सॉल्वेंट का ड्यूटेरियम ऐसे ही हैवी उठकर तो किसी के पास चला नहीं जाएगा, वो तभी जाएगा ना जब कोई निगेटिव उसको बुलाएगा। तो इसका मतलब जरूर इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ निगेटिव बन रहा होगा। तो निगेटिव कब बनेगा, जब पहली ही स्टेप में क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। क्योंकि अगर पहली स्टेप में बीटा हाइड्रोजन नहीं निकलता, उसके बदले अगर लीविंग ग्रुप निकल जाए, तो फिर तो वो इवन मैकेनिज्म हो गई, वहां तो कार्बोकैटायन बनेगा। और कभी भी कार्बोकैटायन बेस के या सॉल्वेंट के ड्यूटेरियम को अट्रैक्ट करेगा क्या, मतलब डी भी पॉजिटिव, कार्बोकैटायन भी पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, नहीं। उसने ड्यूटेरियम को अट्रैक्ट किया है, ये इस बात का सबूत है कि जरूर वहां पे एक नेगेटिव स्पीशीज बनी होगी। इसको अपने स्टेटमेंट अपने वर्ड्स में लिख लेना प्लीज, मैं नहीं लिख रही हूँ, कि जरूर वहां पे सॉल्वेंट को अट्रैक्ट किया गया है, सॉल्वेंट के ड्यूटेरियम को अट्रैक्ट किया गया है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब जरूर वहां पे क्या रहा होगा, एक आप लोगों का निगेटिवली चार्ज कार्बन रहा होगा। और निगेटिवली चार्ज कार्बन कभी भी लीविंग ग्रुप के जाने से ना बनेगा, उसके जाने से तो पॉजिटिव बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में क्या निकला है, आप लोगों का हाइड्रोजन निकला है। ऐसी मैकेनिज्म प्रपोज की गई, ठीक है। तो अगर कभी भी तुमको E1CB के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिखना है और अगर तुम्हें वहां सॉल्वेंट दिख रहा है और सॉल्वेंट में ड्यूटेरियम या ट्रीटियम है, तो ध्यान रखना इस तरीके से काम करना। अगर सॉल्वेंट नहीं दिया है, सिर्फ लिख दिया है जा E1CB से रिएक्शन कर ले, तो जैसा मैंने मैकेनिज्म बताई है वैसा करो, बीटा हाइड्रोजन को निकालो, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करो और नेगेटिव से फिर डबल बॉन्ड बना लो। बट अगर सॉल्वेंट दिया है, सॉल्वेंट में अगर मार्किंग की गई है, तो आप समझ जाइए कि वहां पे आप लोगों से वो सॉल्वेंट के रोल को अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा टॉपिक है जो मेरा रह गया, टॉपिक में एक पॉइंट है जो मेरे को याद नहीं आया, सॉरी। हम लोग हमेशा सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं कि किस रिएक्शन को कौन सा सॉल्वेंट चाहिए रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे जब बात होती है SN1 की या E1 की, तो हमें कैसे सॉल्वेंट चाहिए होते हैं, पोलर प्रोटिक। वैसे ही अभी बातचीत हो रही है E2 की, SN2 की, तो सॉल्वेंट कैसे चाहिए होते हैं, पोलर एप्रोटिक। तो सिमिलरली E1CB रिएक्शन में भी आप लोगों को E2 के जैसे क्या चाहिए होते हैं, आप लोगों को एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं आप लोगों को, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। अगर आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हो तो वो रिएक्शन की रेट को बोलो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। एप्रोटिक मतलब DMSO, DMF वगैरह वगैरह, ये सब आप लोगों की E1CB रिएक्शन के लिए क्या है, फेवरेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने E1CB रिएक्शन की पूरी ज्योग्राफी पढ़ ली। कल की क्लास में हम E1CB रिएक्शन जो है उसके एग्जाम्पल्स करेंगे और साथ ही साथ में जो मैंने बताया कि E1CB रिएक्शन किसके साथ कॉम्पीट करती है, बताओ, E2 के साथ कॉम्पीट करती है। तो अगर आपको एक सबस्ट्रेट दिया है और आपको डाउट है, देखो क्योंकि E2 में भी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, E1CB में भी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, तो फिर इसके हिसाब से अगर मुझे एक सबस्ट्रेट दे और उसमें स्ट्रॉन्ग बेस लिखा हो, तो मैं कैसे पहचानूं कि मुझे प्रोडक्ट E1CB वाला लिखना है कि E2 वाला लिखना है। क्योंकि E2 वाला लिखना होगा तो सेटजेप बनेगा मेजर, और E1CB वाला लिखना होगा तो हॉफमैन बनेगा। हाउ टू डिस्टिंग्विश कि E2 की E1CB कैसे पहचाने कि कब क्या करें, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग कल बात करेंगे। तो कल का हमारा टॉपिक क्या है, E1CB के क्वेश्चंस को करना और आपकी E1, E2, E1CB इन तीनों रिएक्शंस को और स्पेसिफिकली E2 और E1CB को आपस में कैसे डिस्टिंग्विश करना, ठीक है। तो कल कंपैरिजन रहेगा और आफ्टर कंपैरिजन उसके बाद हम लोग मूव करेंगे तुम्हारे E1, E2, E1CB के कंपैरिजन में,
और उसके बाद हम मूव करेंगे सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जैसा तुमको बताया गया था कि हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन नेक टू नेक चलती हैं, है ना। मतलब अगर आपको रिएजेंट दिया हो, अगर आपको सबस्ट्रेट दिया हो और आपको अगर पहचानना हो कि कौन सी मैकेनिज्म वहां होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी कि एलिमिनेशन होगी, तो आप बेचारे लोग कैसे पहचानोगे? वो हमारा टॉपिक रहेगा कब का? परसों की क्लास का। और उसके बाद नर्सों की क्लास का टॉपिक भी सुन लो कि मैंने क्या कहा कि E1 CB में जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा हॉफमैन बनेगा विथ नो डाउट। जो E1 होती है उसमें हमेशा प्रोडक्ट क्या बनता है आप लोगों का? वहां पे सेटजेव वाला। बट जो E2 रिएक्शन होती है वहां पे सेटजेव का भी प्रोडक्ट बन जाता है, वहां पे हॉफमैन का भी बनता है। 90% केस में सेटजेव का बनता है, 10% केस में कभी कभी हॉफमैन का। तो कभी कभी वाली क्या कंडीशन है भाई कि किस केस में तुम वो प्रोडक्ट बनाओगे? तो ये हमारा डिस्कशन रहेगा एंड एलिमिनेशन पार्ट विल बी ओवर। सोचो कितना आसान है। सब्स्टिट्यूशन को कितने दिन लग गए थे पढ़ने में, इतने सारे पार्ट्स पढ़े थे, ये कितना आसान है, एकदम फटाफट फटाफट हो गया, है ना। और एलिमिनेशन खत्म होने के बाद हम लोग नई रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, दैट इज एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, फिलहाल इसको यहाँ ओवर करते हैं। कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस के साथ आगे डील करेंगे।